तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहें, केरल को सच्चाई मालूम है। परसुदिन रामनवमी होबे, सब बेरिये पड़बे। लगातार 5 बार जीतने के बाद कोई चीज तो स्थायी नहीं होते ना। और फेस्टिवल हमारा फेस्टिवल होता है। 10 वर्षों से डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन अभी भी घुसपैठ क्यों हो रहा है? अभी भी सीमा के उस पार गाय की तस्करी क्यों हो रही है? पूरे केरल को मालूम है। তোমরা মানুষকে মেরে ফেলো, गुंडा गद्दारी करो। पूरे केरल को मालूम है कि किसके बीच में गठबंधन है छुपा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। इस समय देश की राजनीति अपने सबसे गर्म दौर में है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ चुनावी बिगुल बज चुका है तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। और इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार और खास तौर पर आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कोट्टयम में कहा कि सरकार एफसीआरए कानून में बदलाव करने जा रही है और ये बदलाव बेहद चिंताजनक है, क्योंकि इससे सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विदेशी फंड मिलने का रास्ता खुलेगा, जबकि बाकी संगठनों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर आरएसएस के लिए अलग नियम क्यों बनाए जा रहे हैं और क्या ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैलाकर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और यही राजनीति आज देश को कमजोर कर रही है। उनके इस बयान के बाद सियासत और भी गर्मा गई, क्योंकि ये सीधा हमला सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि एक वैचारिक ढांचे पर भी था। और वहीं राहुल गांधी ने अपने इस दौरे के दौरान एक अलग अंदाज भी दिखाया, जब उन्होंने स्थानीय विधायक ओमेन के साथ साइकिल चलाई और लोगों के साथ जाकर संवाद किया, जिससे ये संदेश देने की कोशिश की गई कि वे जमीनी नेता हैं और जनता से सीधे जुड़े हुए। अब वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर तीखा हमला बोला। এটা কি মজাক হচ্ছে? क्या हो रहा है? लक्ष्मण का एक रेखा होता है जिसको लक्ष्मण का गंडी बोलता है। सीता देवी को कहा गया था आप लक्ष्मण गंडी पार मत करो। बीजेपी is crossing all the limits। ফার্স্ট সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট কোথায় গেল? নরেন বলল 1 কোটি, আমি বলবো ওটা বলেছিল 1,20,00,000 আর আমি মিলিয়ে দিচ্ছি সংখ্যাটা। প্রথমেই 58 লক্ষ বাদ হয়েছে, মানে প্রায় 60। সেটা খোলাই হয়নি। তারপর 60 লক্ষ लॉजिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, माने की उन्होंने बेलगाना में कहा कि बीजेपी समाज के हर वर्ग के बीच झगड़ा पैदा कर रही है और चुनाव खत्म होते ही गैस और कैश जैसी योजनाएं बंद कर देगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी देश को लूटने की कोशिश कर रही है और जनता को सिर्फ चुनावी वादों से भ्रमित किया जा रहा है। और फेस्टिवल हमारा फेस्टिवल होता है। परसुदिन रामनवमी होबे, सब बेरिये पड़बे। আমরাও করি রামনবমীর মিছিল। রাম তোমাদের কেনা নয়, রাম রাজ্য মানে ভালো রাজ্য। তোমরা তো এক একটা যা আছো, তোমরা মানুষকে মেরে ফেলো, गुंडा गद्दारी करो। अब अगर हम इस पूरे राजनीतिक माहौल को देखें तो साफ है कि बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव ने पूरे देश की राजनीति को गर्म कर दिया और हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बीजेपी कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए वर्चुअल बातचीत की और उन्हें चुनाव के लिए तैयार रहने का संदेश भी दिया। ये भी अपने आप में एक नया प्रयोग है दोस्तों, जहां डिजिटल माध्यम से सीधे कार्यकर्ता से संवाद किया जा रहा है। वहीं केरल में एक और दिलचस्प पहल शुरू हुई है, जहां जो लोग वोट डालने के लिए बाहर नहीं जा सकते, उन्हें पोस्टल बैलेट के जरिए घर से ही वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। यानी चुनाव आयोग इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। और अब तमिलनाडु की अगर बात करें तो एम के स्टालिन ने चेन्नई के कोलातुर सीट से
नामांकन दाखिल किया है। वहीं विजय ने पेरंबूर सीट से चुनावी मैदान में उतरकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। यानी दक्षिण भारत में भी राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। अब दिल्ली में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हाईजैक किया जा रहा है और मतदाताओं को डराया जा रहा है। 5 राज्यों में, उसमें से सबसे विशेषकर पश्चिम बंगाल में चुनाव को पूरा हाईजैक करने के लिए, लोकतंत्र को पूरा कब्जा करके, लोगों को अपना मत देने का अधिकार को वंचित रख करके, डरा धमका करके पश्चिम बंगाल में जो तबाही मचा रखा है, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने जो हालात बना के रखा है, उसको लेकर के गंभीर चर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने बैठक की। इलेक्शन कमीशन पूरे टीम अधिकारियों के साथ हम लोगों का एक एक पॉइंट को सुना और हमने एक एक पॉइंट बारीकी से बताया कि मुख्यमंत्री खुद किस तरीके से वहाँ के वोटरों को घर घर तक धमकी दे करके कि जो बीजेपी को वोट देगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, और तृणमूल कांग्रेस का पूरा कार्यकर्ता, पूरा मंत्री, उनका पूरा टीम किस तरीके से पूरा इलेक्शन प्रोसेस को हाईजैक किया। पश्चिम बंगाल में जितना अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के नीचे स्तर का पूरा को तृणमूल का कांग्रेस वर्कर टाइप बना करके जो हाईजैक किया गया है, उसका चिंता व्यक्त करते हुए हमने डिटेल में कब ममता बनर्जी ने लोगों को धमकी दिया और उनके अधिकारियों को किस तरीके से धमकी कराया गया और लोगों को कैसे करके घर में अंदर जाकर के डराया गया है, धमकाया गया है, पूरा हम लोग विवरण हम लोग ने पिटीशन में लिखा है। ये आरोप अपने आप में बहुत गंभीर है दोस्तों, क्योंकि अगर चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा है कि पिछली बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कोई चीज तो स्थायी नहीं होते ना। लगातार 5 बार जीतने के बाद पिछले 2024 साल के चुनाव में मेरे क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से दंगा फैलाए गए थे ममता जी की अगुवाई पे, हिदायत पे, और वो दंगा फैलाने के तुरंत बाद उनकी पार्टी की जो विधायक वो खुलेआम बयान देने लगे कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान, 30% हिंदू है, अगर मुसलमान चाहे तो सारे हिंदुओं को मार के गंगा नदी में बहा सकता है। वो जो उनकी जो वो बयान लेके सत्तारूढ़ पार्टी के जो एजेंसी हिंदू घर घर, हिंदू गांव गांव पहुंच गए और ये सलाह देने लगे कि सारे हिंदू लामबंद होकर बीजेपी को वोट डालो, क्योंकि वो जानती थी कि सारे हिंदू अगर लामबंद हो जाए तो अधीर चौधरी की हार निश्चित है। लेकिन इस बार जनता उन्हें समर्थन देगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने भी बयान दिया है दोस्तों कि केरल की जनता सच्चाई जानती है और किसी भी बयान से हकीकत नहीं बदली जा सकती। पूरे केरल को मालूम है कि किसके बीच में गठबंधन है छुपा हुआ, पूरे केरल को मालूम है। तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहें, केरल को सच्चाई मालूम है, जनता को सच्चाई मालूम है। दूसरी बात, हम लोग डिबेट मांग रहे हैं वेस्ट एशिया में जो जंग हो रहा है उस पर, क्योंकि पूरा देश संकट में है। आप सब जानते हैं कि आज गैस सिलेंडर की कितनी कीमत हो गई है और मुश्किल और संकट आ रहा है और भी। तो हम लोग डिस्कशन चाहते हैं, तो आशा है कि सरकार डिस्कशन कराएगी। उन्होंने ये भी कहा कि असली गठबंधन कौन सा है ये जनता अच्छी तरह समझती है। वहीं असम में गौरव गोगोई ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में डबल इंजन सरकार होने के बावजूद घुसपैठ क्यों नहीं रुकती, मवेशियों की तस्करी क्यों जारी है और नशे का कारोबार कैसे फल फूल रहा है। अमित शाह एक्सेस कांग्रेस ऑफ डेमोग्राफिक सेंस इन असम। देखिए, तो कांग्रेस की सरकार पिछले 10 वर्षों से असम में नहीं है। पिछले 10 वर्षों से डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन अभी भी घुसपैठ क्यों हो रहा है? अभी भी सीमा के उस पार गाय की तस्करी क्यों हो रही है? अभी भी उधर से इधर ड्रग्स और सुपारी का सिंडिकेट कैसे आ रहा है? क्या इन चीजों पे यहाँ पर राज्य सरकार
क्या करेगी, इस पर भी हम जानना चाहिए। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा कि इन समस्याओं पर क्या कदम उठाए गए। अब अगर हम इस पूरे चुनावी माहौल का विश्लेषण करें तो साफ दिखता है कि हर पार्टी अपने अपने मुद्दों के साथ मैदान में है। बीजेपी विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रही है तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है दोस्तों, जहां हर पक्ष अपनी बात रखता है और अंतिम फैसला जनता करती है। अब सवाल ये है कि जनता किस पर भरोसा करेगी, क्या वो सरकार के कामकाज से संतुष्ट है या बदलाव चाहती है। क्या ये चुनाव सिर्फ राज्यों की राजनीति तक सीमित रहेंगे या 2029 की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करेंगे, क्योंकि अक्सर राज्यों में चुनाव ही राष्ट्रीय राजनीति का मूड सेट करते हैं। अब आने वाले दिनों में रैलियां और तेज होंगी, बयान और तीखे होंगे और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और बढ़ेगा दोस्तों। लेकिन आखिर में फैसला जनता के हाथ में ही होगा और 4 मई को जब मतगणना होगी तब साफ हो जाएगा कि किसकी रणनीति सफल रही है और किसकी नहीं। तो आप क्या सोचते हैं, इस बार किसकी जीत होगी?